हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। तो आज की ये वीडियो एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इस बार पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट एफएमई, दैट इज फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एफएमई के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर एक यूनिट से मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा और मुझे पूरी उम्मीद है हर बार की तरह इस बार भी जो मैं आपको क्वेश्चंस बता रहा हूं वहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हो सकता है कि एक आध क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो मैं आज ना बताऊं, लेकिन वो आपके चॉइस में निकल जाएगा। तो आज की ये वीडियो देखने के बाद जो सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ये बहुत आसान लगने लग जाएगा आपको, क्योंकि मैं बताऊंगा आपको किस तरह से आपको पढ़ना है। बहुत आसान सब्जेक्ट है। देखिए, ये हमारी पांचों यूनिट है, सामने आपके लिखी हुई है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सबसे पहली जो यूनिट है आपको मिलेगी इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, दूसरी यूनिट है आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, थर्ड वन इज रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फोर्थ यूनिट है आपकी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, और लास्ट यूनिट है मेजरमेंट एंड मैकेट्रॉनिक्स। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात है बेटा, क्योंकि जब भी आप किसी सब्जेक्ट को डील करें ना, आपको उस सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि आपको इस तरह से पढ़ाया जाता है या इस तरह से आप पढ़ रहे होते हो, आपके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है कि आसान सब्जेक्ट भी आपको मुश्किल लगने लग जाता है। ठीक है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक सब्जेक्ट की होनी चाहिए, और सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट जो स्ट्रेटजी होती है ना, पढ़ने का जो तरीका होता है हर सब्जेक्ट को, वो अलग हो सकता है। मैं आपको यहां पर अभी मैकेनिकल का बता रहा हूं, हर एक सब्जेक्ट का, है ना, बीटेक फर्स्ट ईयर, बीटेक सेकंड ईयर, जो भी आपके सब्जेक्ट चल रहे हैं, हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे ताकि आप एक सही डायरेक्शन में पढ़ें और एक अच्छा रिजल्ट लेकर के आए। आइएगा समझते हैं। सबसे पहले जो एफएमई की पांचों यूनिट हैं, उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। आप कोई सी भी यूनिट कभी भी पढ़ सकते हैं। कई सब्जेक्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे, उसमें आपको पता लगेगा कि यूनिट 1 पढ़ने के बाद ही यूनिट नंबर 2 समझ में आएगी, या यूनिट नंबर 2 के पढ़ने के बाद ही यूनिट 3 समझ में आती है। तो वहां पर आपको एक सीक्वेंस मेंटेन करना होता है, उस सीक्वेंस में पढ़ना होता है। लेकिन ये जो सब्जेक्ट है आपका फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इनमें पांचों यूनिट में कोई लिंक नहीं है। आप कोई से भी यूनिट कभी भी पढ़ सकते हैं, और मैं आपको बताऊंगा आपको कि सबसे पहले आपको कौन सी यूनिट तैयार करनी चाहिए, सबसे आसान यूनिट कौन सी है। देखो, सबसे पहले तो ये आप ध्यान दीजिएगा कि जो यूनिट नंबर 1 है हमारी इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, उसमें थ्योरी भी है, उसमें डेरिवेशन भी है, और उसमें न्यूमेरिकल भी है। सबसे बड़ी यूनिट यही है, और इसी यूनिट को तैयार करने में सबसे ज्यादा समय लगता है। ठीक है, अब सबसे छोटी यूनिट कौन सी है? यूनिट नंबर 2। बहुत आसान यूनिट है, एनिमेशन के माध्यम से मैंने आपको समझाई हुई है हर एक चीज। तो यहां पर केवल और केवल थ्योरी है, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई न्यूमेरिकल यहां पर नहीं है। सबसे छोटी यूनिट है, सबसे आसान यूनिट है। ठीक है, अब मैं सीक्वेंस बताऊंगा अभी आपको, सबसे पहले कौन सी यूनिट पढ़नी चाहिए, आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करना है। उससे पहले आप ये बात करें कि यूनिट नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, तो यहां पर थ्योरी है और यहां पर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हैं, लेकिन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बहुत आसान हैं। ठीक है, और ज्यादा वैरायटी नहीं न्यूमेरिकल की। तो ध्यान देना कि यूनिट नंबर 3 भी जो है यूनिट नंबर 2 के जैसी ही है ना। तो ये भी आसान यूनिट है, छोटी यूनिट है। यूनिट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, तो यूनिट नंबर 4 है अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो यहां पर थ्योरी भी है और एक छोटा सा डेरिवेशन है पास्कल लॉ का, और यहां पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी है। ठीक है, आगे मैं जब आपके साथ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो उसमें आपको हर एक चीज पता लग जाएगी कहां से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। यूनिट नंबर 5 जो है बेटा, यहां पर केवल और केवल थ्योरी है। यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा बन सकते हैं, है ना, केवल केवल थ्योरी है इसमें। तो बेटा अब मैं आपको सीक्वेंस बताने की कोशिश करूं, मैं मान करके चलूं। देखिए, अगर आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, है ना, तैयारी कर रखी होगी, तो आपको सब कुछ पता लग गया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है या कम पढ़ा है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी भी आप इस सब्जेक्ट को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। तो जरा समझिएगा, मैं अगर ये मान करके चलूं कि अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है अभी, तो आपको सबसे पहले कौन सी यूनिट को तैयार करना है। सबसे पहले आप यूनिट नंबर 2 को तैयार करें। ये आपके 2 घंटे में तैयार हो जाएगी। आप 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ेंगे ना इसको, आप बड़े आराम से इसको कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप यूनिट नंबर 3 पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आप यूनिट नंबर 4 पढ़ सकते हैं, यस, क्योंकि यहां पर भी बहुत ज्यादा मतलब थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल सब कुछ है, लेकिन आसान लगती है बच्चों को। देन उसके बाद जो है आप पढ़ सकते हैं या तो यूनिट नंबर 5 पढ़ सकते हैं या फिर यूनिट नंबर 1 पढ़ सकते हैं। यूनिट नंबर 1 जब आप पढ़ें, ध्यान रखना, चलिए मैं यूनिट नंबर 5 इसके बाद डाल देता हूं, क्योंकि यहां पर भी क्या है, थ्योरी है। तो ये भी 2 घंटे में तैयार हो जाएगी। ये आपका 1.5 घंटे के आसपास, ये 2 घंटे के आसपास तैयार हो जाएगी, और ये मान करके चलो कि 2 से 2.5 घंटे में तैयार हो जाएगी, और ये भी 2-2.5 घंटे में तैयार हो जाएगी। ठीक है, हाँ, ये जो यूनिट नंबर 1 है, क्योंकि इसमें एक्चुअली थ्योरी, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल तीनों हैं, लेकिन यहां पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो काफी ज्यादा हैं। मतलब यहां पर डेरिवेशंस भी हैं, 3 डेरिवेशंस हैं, है ना, 3 नहीं बल्कि ज्यादा डेरिवेशन है यहाँ पे। उसके बाद न्यूमेरिकल की वैरायटी बहुत है। तो अगर आप यूनिट नंबर 1 को जब पढ़ेंगे, तो यूनिट नंबर 1
ध्यान देना, जब यूनिट नंबर 1 आप पढ़ें बेटा तो सबसे पहले इसकी आप थ्योरी और डेरिवेशंस कर लें। थ्योरी और डेरिवेशंस सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की थ्योरी और डेरिवेशंस को निपटाएं। उसके बाद जब आपके पास समय बचता है तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें। ठीक है, तो इस तरह से आप, मुझे लगता है कि 10 से 15 घंटे में ये पूरे सब्जेक्ट को बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। जैसे आप यूनिट 2, 3, 4 करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप जो है बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। बाकी जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, या तो YouTube से गेटवे क्लासेस का YouTube चैनल जहां पर ये वीडियो देख रहे हैं आप लोग, या फिर गेटवे क्लासेस का जो एप्लीकेशन है वहां पे आप लोग पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता देता हूं कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर जो प्ले स्टोर, जो गेटवे क्लासेस का एप्लीकेशन है वो केवल प्ले स्टोर पे है, ऐप स्टोर पे भी आना चाहिए। तो ऐप स्टोर पे अब आ चुका है एप्लीकेशन, तो आप जिस टाइप के भी यूजर्स हैं, प्ले स्टोर वाले हैं या फिर ऐप स्टोर वाले हैं, तो डाउनलोड करके आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स की जो वीडियो है सब्जेक्ट वाइज वो आपको मिलती रहेंगी। कंटेंट अगर हमारा आपको अच्छा लगता है, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं बेटा यहां पे कि ये जो हमारी यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देखो यूनिट नंबर 1 के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूनिट नंबर 2 से भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, 3 से भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 5 से भी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये पीडीएफ आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन में मिल जाएगी, जो ऑलरेडी कोर्स के अंदर एनरोल कर रखा जिन्होंने, उनके पास पहुंच गई होगी, है ना। केवल जो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स हैं बेटा, आपको ये एप्लीकेशन से मिल जाएगी, या फिर आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आपको ये वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, जल्दी से मैं आपके साथ एक बार डिस्कस कर लेता हूं कि यूनिट नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ध्यान से देखिएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछता है, या फिर इसको लॉन्ग क्वेश्चन में अगर पूछेगा तो इसके साथ कुछ और जोड़ देगा। ठीक है, वेरिगनेंस थ्योरम का स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, फ्री बॉडी डायग्राम इंपॉर्टेंट है, पॉइजन रेशियो बहुत बार एकेटिव एग्जाम में आ चुका है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहां से तो 2-2 नंबर की डेफिनेशन जनरली पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ड्रॉ द स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल एंड ब्रिटल मटेरियल। बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है ना, आपने देखा होगा वो इस तरह का जो कर्व बनता है। डिफाइन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ऑल्सो एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। उसके बाद एक डेरिवेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत बार पूछा जा चुका है कि आपको क्या करना है कि यंग्स मॉडुलस, है ना, यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शेयर मॉडुलस और पॉइजन रेशियो में डेरिवेशन होता है। तो यहां पर 2 डेरिवेशन आपको डिराइव करने होते हैं, और उसी की हेल्प, उन दोनों की हेल्प से तीसरा डेरिवेशन आपको मिल जाता है। ठीक है, आप लोगों ने करा होगा तो आपको ये आइडिया होगा। उसके बाद रही बात न्यूमेरिकल की, अब 1 या 2 न्यूमेरिकल इस यूनिट से बन जाते हैं। अब वो कौन सा न्यूमेरिकल आएगा ये कहना मुश्किल होता है, लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, ये 4 क्वेश्चंस जो है सभी को तैयार करने हैं। ठीक है, अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, और आप चाहते हैं कि नहीं मुझे न्यूमेरिकल भी करने हैं, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, तब उसके बाद आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करें। पहले आप थ्योरी और डेरिवेशंस कवर कर लें। सबसे अच्छा जो क्वेश्चन होता है ना बेटा, वो डेरिवेशन का होता है, क्योंकि डेरिवेशन अगर आएगा तो वो फिक्स है, आपको पहले से पता है, 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाते हैं आप डेरिवेशन की, और बहुत ज्यादा तो डेरिवेशन है नहीं, गिने चुने डेरिवेशन हैं, तो डेरिवेशन सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर मान लीजिए आपको चॉइस दी जाए, अब मान लीजिए आपके पास 3 क्वेश्चन है, आपको एक करना है, आपके पास एक थ्योरी है, थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है, थ्योरी का क्वेश्चन है, और आपके पास डेरिवेशन भी है, और आपके पास एक न्यूमेरिकल भी है, तो आप कौन सा क्वेश्चन जो है पहले अटेम्प्ट करना चाहेंगे, है ना। देखो थ्योरी अगर आप अटेम्प्ट करेंगे तो फुल मार्क्स उसी को मिलेंगे जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, जिसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तब जाकर के फुल मार्क्स मिलते हैं, और थ्योरी में जो है टीचर्स 1-8 नंबर उड़ाई देते हैं। ठीक है ना, लेकिन अगर न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में थोड़ा रिस्क होता है, कैलकुलेशन तो गलती ना हो जाए, यूनिट तो गड़बड़ ना कर दो आप लोग, है ना। तो पूरा कॉन्फिडेंस अगर है तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लें, सबसे ज्यादा सेफ रहता है। अगर आपको डेरिवेशन आ रहा है, तो ये सबसे ज्यादा सेफ होता है, और डेरिवेशन पर नंबर भी नहीं कटते हैं। तो सबसे सेफ क्या है, डेरिवेशन। तो चॉइस अगर आपको मिले तो डेरिवेशन पहले प्रायोरिटी दीजिएगा, अगर डेरिवेशन नहीं आ रहा है तो थ्योरी करें, और न्यूमेरिकल में अगर कॉन्फिडेंस है तो आप न्यूमेरिकल कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। यूनिट नंबर 2 क्या है आपकी, आईसी इंजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। इसमें क्या करना है आपको, आईसी इंजन की डेफिनेशन, और ये 2-2 नंबर में डेफिनेशन पूछ लेता है, स्ट्रोक क्या होता है, बोर क्या होता है, कंप्रेशन रेशियो क्या होता है ना, कंपोनेंट्स ऑफ आईसी इंजन, स्क्वेंजिंग प्रोसेस, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो बैटरी और चार्जर के बारे में शॉर्ट नोट्स आप लोग देख लीजिएगा। देन उसके बाद आता है आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से एक क्वेश्चन बनता ही है, क्या बोलता है कि 4 स्ट्रोक एसआई या सीआई इंजन। एसआई मतलब पेट्रोल इंजन, और सीआई मतलब डीजल इंजन, है ना, कंप्रेशन इग्निशन। तो या तो वो कंप्रेशन इग्निशन बोलेगा सीआई, या एसआई बोलेगा स्पार्क इग्निशन, और स्पार्क इग्निशन को कई बार वो पेट्रोल इंजन के नाम से भी दे सकता है,
और सीआई इंजन को वो डीजल इंजन के नाम से भी दे सकता है। इसका पीवी डायग्राम भी आपको बनवाया हुआ है, ऑटो साइकिल बनवाई हुई है, ठीक है। एक क्वेश्चन आप ऐसा ही पढ़ लीजिए वर्किंग, तो सीआई का अपने आप तैयार हो जाता है। इसी तरह से ये तो हो गया 4 स्ट्रोक का क्वेश्चन। इसी तरह से 2 स्ट्रोक का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 स्ट्रोक में भी एसआई और सीआई यानी कि पेट्रोल और डीजल। नेक्स्ट डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर 2 डिफरेंस आपको याद करने हैं कि एसआई इंजन और सीआई में यानी पेट्रोल और डीजल इंजन में क्या डिफरेंस होता है, देन 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन में क्या डिफरेंस होता है, एंड व्हाट आर द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उनके जो एडवांटेज और डिसएडवांटेज है वो लिखने हैं आपको। तो बहुत आसान यूनिट है और मैंने आपको एनिमेशन से समझाई हुई है, हर एक चीज आपको समझ में आ जाती है इजीली, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। आप एप्लीकेशन से पढ़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन से पढ़ ही रहे होंगे आप लोग। अभी भी अगर आप कोर्स लेना चाहते हैं तो अभी आपकी चॉइस है, यूट्यूब में भी हमारा कंटेंट अवेलेबल है और एप्लीकेशन में भी, जहां से आपको अच्छा लगता है वहां से आप ले सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब के एप्लीकेशन के अपने अलग अलग फीचर्स होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है जो यूट्यूब में ऐड आते हैं उनसे इरिटेट हो जाते हैं, तो वो एप्लीकेशन को प्रीफर करते हैं, ठीक है। आइएगा यूनिट नंबर जो 3 है हमारी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। इसमें आपसे पूछता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट के बारे में। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एकेटी में आ चुका है। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस जिसको हम सीओपी बोलते हैं शॉर्ट में, है ना, सीओपी, तो ये 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जा चुकी है पहले। मेथड्स ऑफ रेफ्रिजरेशन, अच्छा ये जो है सबसे ज्यादा अगर मैं आपसे कहूं कि इनमें जो कौन सी डेफिनेशंस हैं जो सबसे ज्यादा मल्टीपल टाइम्स पूछी गई हैं वो ये है ना, ड्यू ड्राई बल्ब टेम्परेचर, वेट बल्ब टेम्परेचर एंड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी और यहां से पूछा जाता है। उसके बाद रेफ्रिजरेटर एंड हीट पंप क्या होता है और उनमें सीओपी में क्या रिलेशन होता है दोनों की। एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर एंड विंडो टाइप। ध्यान देना कि लॉन्ग क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो विंडो टाइप एयर कंडीशनर और डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर दोनों की वर्किंग जो है एक जैसी है, दोनों के ऑलमोस्ट जो कंपोनेंट होते हैं वो सेम होते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। उसके बाद आपसे पूछा जाता है ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कंफर्ट कंडीशंस के बारे में। और उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाएगा, एक सिंपल सा न्यूमेरिकल आ जाता है यहां से हीट पंप और रेफ्रिजरेटर पे, तो मैंने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करा रखी है आपको, और जितने 1 शॉट है मैंने न्यूमेरिकल भी हाथ के हाथ आपको करा दिए हैं, ठीक है ना। बस यूनिट नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल है वो सेपरेट है क्योंकि यूनिट बहुत बड़ी है। बाकी के जो यूनिट नंबर 3 यूनिट नंबर 4 है न्यूमेरिकल मैंने साथ के साथ करा दिए हैं, ठीक है। तो ये भी आसान यूनिट है, राइट। नेक्स्ट बेटा आता है आपका यूनिट नंबर 4 दैट इज फ्लूइड मैकेनिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस। तो यहां पे आप देखिएगा इसमें डिफरेंस पूछ लेगा आपसे, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या डिफरेंस होता है, आइडियल रियल फ्लूइड में डिफरेंस, डायनामिक एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, और इंपल्स और रिएक्शन टरबाइन में क्या डिफरेंस होता है। ये 2-2 नंबर के क्वेश्चन बन सकते हैं, या जोड़ के लिखेगा तो 3-4 डेफिनेशन एक साथ पूछ लेगा। पास्कल लॉ का स्टेटमेंट और पास्कल लॉ के एप्लीकेशंस, उसका डेरिवेशन, ठीक है, और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ टरबाइंस, टरबाइन, एक क्वेश्चन टरबाइन का बनेगा। टरबाइन में आपसे या तो पेल्टन टरबाइन को पूछेगा या फ्रांसिस टरबाइन को, ये 2 टरबाइन आपको पढ़ने हैं। टरबाइन कई तरह के हो सकते हैं, मतलब इसके अंदर जो आपका इंपल्स टरबाइन है, बहुत सारे टरबाइन इसके अंदर आते हैं, आपके सिलेबस में केवल 2 हैं, इंपल्स टरबाइन या इंपल्स टरबाइन के अंदर आपको पेल्टन पढ़ना है और रिएक्शन के अंदर आपको फ्रांसिस पढ़ना है। इंपल्स और रिएक्शन 2 टरबाइन होते हैं, 2 मेन कैटेगरी होती है। कौन कौन से, इंपल्स और रिएक्शन। इंपल्स के अंदर बहुत सारे टरबाइन है और आपके जो रिएक्शन के अंदर बहुत सारे टरबाइन है, लेकिन आपके सिलेबस में क्या है बेटा, आपके सिलेबस में पेल्टन। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन या तो पेल्टन के नाम से पूछेगा या इंपल्स के नाम से, इंपल्स बोलेगा तब भी आपको पेल्टन लिख के आना है, रिएक्शन कहेगा तो उसके अंदर आपको फ्रांसिस टरबाइन के बारे में लिखना है। व्हाट आर द हाइड्रोलिक पंप, जिस तरह से टरबाइन से एक क्वेश्चन आएगा तो उसी तरह से आपका हाइड्रोलिक पंप से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और यहां पर 2 पंप आपको पढ़ने डिटेल में, एक तो सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप ये 2 पढ़ के जाने हैं। नेक्स्ट आएगा आपसे कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। अब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखिए एक ही क्वेश्चन जनरली यहां से आ सकता है, और वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, जैसे फ्लूइड की प्रॉपर्टी पे न्यूमेरिकल आ जाता है, पास्कल लॉ पे न्यूमेरिकल आता है, या कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। द लास्ट यूनिट, यूनिट नंबर 5 मेजरमेंट्स एंड मैकेट्रॉनिक्स। एक्चुअली इसमें खिचड़ी है, बहुत ज्यादा टॉपिक्स हैं इसके अंदर, तो यहां पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा हो सकते हैं। तो मैंने 6 क्वेश्चन दिए आपको, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 जो है
उसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हैं बेसिकली। तो ये एक चली एक्चुअली ये एक क्वेश्चन नहीं हो सकता, ये 2-3 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि मैंने आगे बढ़ाया नहीं, क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर को मेजर करने के लिए बहुत सारी डिवाइस होती हैं आपके सिलेबस में। एक तो बर्डन ट्यूब है और दूसरा यूट्यूब मैनोमीटर है। उसके बाद टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए एक थर्मोकपल और पायरोमीटर आपको पढ़ना है, ठीक है। मास फ्लो रेट को मेजर करने के लिए ऑरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर आपको पढ़ना होगा, और जो फोर्स को मेजर करने के लिए प्रोबिंग रिंग, और टॉर्क को मेजर करने के लिए प्रोनी ब्रेक डायनामोमीटर। अभी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना, 2023-24 में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा, एरर क्या होती है, कितने टाइप्स की एरर होती है, रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर में क्या डिफरेंस होता है। और उसके बाद सेंसर्स और ट्रांसड्यूसर का एक क्वेश्चन बन जाता है, कितने टाइप्स के सेंसर और ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। डिफाइन मैकेट्रॉनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मल्टीपल टाइम्स ऑलरेडी आ चुका है। ऑल्सो राइट डाउन द एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशंस ऑफ मैकेट्रॉनिक्स। और उसके बाद ये जो एक और क्वेश्चन है थ्योरी का, ऑटोट्रॉनिक्स, बायोनिक्स एंड एवियोनिक्स और इनके एप्लीकेशंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैलिब्रेशन पूछ लेता है कई बार, और छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ लेगा। काइनेमेटिक चेन क्या होती है, कैम क्या होती है, रेचेट मैकेनिज्म अभी आया था 2023-24 में, गियर्स और गियर के टाइप्स, बेल्ट, बियरिंग, प्रेशर कंट्रोल वाल्व और डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व, लीनियर एंड रोटरी एक्चुएटर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो आप लोग बहुत अच्छे से पढ़िएगा। बाकी और कौन कौन से सब्जेक्ट की आपको इस तरह का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, एप्लीकेशन से पढ़िए या यूट्यूब से पढ़िए, लेकिन पढ़ लीजिए, है ना। एग्जाम आपके नजदीक आ गए हैं, पढ़ लीजिए। कॉन्फिडेंस बिल्ड तभी होगा, कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप पढ़ रहे होंगे। अच्छा, मैंने एक चीज देखी है ना, बच्चे ये सोचते हैं, पता नहीं क्यों इतना इतना जो है उनको गलत तरीके से सोच रहे हैं। वो बच्चा ये कहता है कि हम लोग सेकंड ईयर में जाकर के या थर्ड ईयर में जाकर के अपने प्लेसमेंट की तैयारी करेंगे। क्यों भाई, फर्स्ट ईयर से क्यों नहीं करते हो? क्या एकेडमिक परफॉर्मेंस, जब आपका एसजीपीए सीजीपीए अगर अच्छा आएगा, अगर आपका बीटेक फर्स्ट ईयर का रिजल्ट अच्छा आएगा, तो क्या वो प्लेसमेंट का पार्ट नहीं है? क्या आप प्लेसमेंट को और अपनी एकेडमिक परफॉर्मेंस को अलग अलग करके देख सकते हो? नहीं देख सकते ना, क्योंकि बेटा अगर आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा तो आप क्या करेंगे, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में जाकर के ज्यादा समय दे पाएंगे स्किल डेवलपमेंट के लिए। और दूसरी बात, एकेडमिक परफॉर्मेंस अगर अच्छा होता है तो कई कंपनी जो है आपका एसजीपीए सीजीपीए जो आपका परसेंटेज होता है उसके बेसिस पे कई बार बिना रिटन एग्जाम के आपका डायरेक्ट इंटरव्यू ले लेते हैं। तो ये मान करके चलो, जब आपने ये सोच लिया कि मुझे जॉब करनी है, तो उसी दिन से आपका जो है प्लेसमेंट की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो बीटेक फर्स्ट ईयर में भी आपका अगर सेमेस्टर 1 है, तो ये भी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है, आप अच्छा परसेंटेज लेकर के आओ, ये भी क्या है आपका एक तरह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप प्लेसमेंट की ही तैयारी कर रहे हो। ध्यान रखना कि बीटेक फर्स्ट ईयर में अगर आपका परसेंटेज अच्छा आता है तो वो आपका कॉन्फिडेंस जो बिल्ड होता है, फिर आप जो है सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेकर के आगे बढ़ रहे होते हैं। अगर आपका रिजल्ट जो है, मान लेते हैं कि आपका 9+ या 90% प्लस आपका रिजल्ट आ रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आप कंपेयर करोगे अपने आप को 9 के साथ, ठीक है। अगर मान लीजिए आपका परसेंटेज आ रहा है 7+, है ना, तो आप कंपेयर करोगे अपने को 7 से। तो आप अपना टारगेट बहुत छोटा मत रखिएगा। एक बार जो आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, फिर आप जो है उसी से हमेशा कंपेयर करते रहते हैं। तो इसलिए टारगेट हमेशा आपके बड़े होने चाहिए, उसके साथ आपको कंप्रोमाइज नहीं करना है। चलिए, मुझे लगता है कि वीडियो आज की आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। जो स्टूडेंट्स इस बार क्या पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो ये हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, ठीक है। चलिए बेटा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।